चलिए जरा संभल कर इंट्राडे ट्रेडर। जी हाँ, ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि लेटेस्ट अध्ययन हुआ है सेबी की तरफ से। जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि एफएनओ में जोखिम को लेकर हमेशा सतर्क कर दिया गया है, सचेत कर दिया गया है रेगुलेटर की तरफ से, जहां पर 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडर्स को लेकर भी जो रिसर्च रिपोर्ट आई है उसमें भी चौंकाने वाले कुछ फैक्ट्स हैं। इन फैक्ट्स को आपके सामने रखेंगे और उसके बाद पैनल डिस्कशन शुरू करेंगे हमारे आज के मेहमानों के साथ। सबसे बड़ा खुलासा तो ये है कि 10 में से 7 ट्रेडर्स को FY23 के रिपोर्ट में कहा गया है कि इंट्राडे ट्रेडर्स को नुकसान हाथ में लगा गया है। ये सेबी की रिपोर्ट में बात सामने आई है। और इसमें से भी एक चौंकाने वाला आंकड़ा ये है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और एक तरफ ये अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी जिनको नुकसान हो रहा है उसमें 76% लोग 30 साल से कम की उम्र वाले हैं। जी हाँ, ये वो लोग हैं जो शॉर्टकट में पैसे कमाना चाहते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग में उनको कमाई से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। FY19 के मुकाबले FY23 में अगर हम देखें, इंट्राडे ट्रेडर्स में लगभग 300% का उछाल आया है। ये आंकड़ा तब अच्छा लगता अगर लोग ज़्यादा मुनाफा कमा पाते, लेकिन ऐसा नहीं है। 30 साल से कम उम्र के ट्रेडर्स FY19 में 18% और अगर FY23 अगर हम देखें वित्त वर्ष FY23 तो इसमें ये आंकड़ा बढ़कर 48% हो गया है। यानी जो एक निवेश की रणनीति होती है लोगों की, जो अक्सर आपको अपनाने की हम सलाह देते हैं, वो नहीं, बल्कि इंट्राडे ट्रेडिंग का जो आंकड़ा है उनका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी ज़्यादा जोखिम वो उठाते भी हैं ज़्यादा कमाई के लिए। इतना ही नहीं, अगर हम घाटे और मुनाफे का एक एवरेज भी देखें तो घाटे वाले ट्रेडर्स के औसत ट्रेड मुनाफे वाले से ज़्यादा है और इक्विटी कैश में ट्रेड करने वाले 3 में से एक इंट्राडे ट्रेडर जो है वो निकलते हैं। यानी इंट्राडे ट्रेडिंग को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट भी है, उत्साह भी है और कहीं ना कहीं उनकी रणनीति भी कच्ची है और उससे भी ज़्यादा जो जोखिम का आकलन करना होता है वो नहीं कर पाते हैं। 2022-23 में घाटा वाले ट्रेडर्स की ट्रेडिंग कॉस्ट कुल घाटे का लगभग 57% है और वित्त वर्ष 2022-23 में घाटे वाले ट्रेडर्स की ट्रेडिंग कॉस्ट यहाँ पर जो मैंने आपको बताई है उसका मुनाफा लगभग 19% है। और जिस तरह के आंकड़े आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्लियरली ये बात समझ में आती है कि जागरूकता की ज़रूरत है। और उतना ही नहीं, क्योंकि बहुत पैंडेमिक के बाद खासतौर से हमने उछाल देखा है, भले ही आप डीमैट अकाउंट्स के इजाफे की बात करें या इस तरह के ट्रेडिंग को लेकर आंकड़ों की बात करें, बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप अपने सोशल मीडिया को थोड़ा सा फिल्टर आउट करें। किससे आप सलाह ले रहे हैं, उनका बैकग्राउंड चेक करें और आगे की रणनीति को जो है वो अपनाएं। तो फिलहाल इसी रिसर्च रिपोर्ट पर अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा की शुरुआत करने में मेरे साथ धीरेन्द्र कुमार, CEO वैल्यू रिसर्च और सुनील सुब्रमण्यम, मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और सुनील सर, आप तो सिंगापुर से जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। झटपट आप दोनों से ही एक कॉमन सवाल मुझे पूछना है। धीरेन्द्र जी, आपके पास आऊँगी मैं सबसे पहले, क्योंकि आप दोनों ही काफ़ी दौर देख चुके हैं। देखिए शेयर बाज़ार के, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पहले का दौर अभी के दौर में हम कंपैरिजन करें, क्योंकि बहुत फ़र्क है। मार्केट पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। SIP नंबर्स आप देखिए रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। लेकिन जिस तरह की रिसर्च रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें अगर मैं केवल घाटे पर फोकस करूँ और वो भी यंगस्टर्स, क्योंकि 30 साल से कम की उम्र की लगभग 76% है, ये आंकड़ा कितना चिंताजनक है अगर मैं दौर को कंपेयर करना चाहूँ तो। धीरेन्द्र सर। बहुत चिंताजनक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये केवल अध्ययन अभी किया गया है। पहले शायद इससे स्थिति और खराब होगी या इसी तरह की होगी जिसकी हमें जानकारी नहीं है। सेबी के इस अध्ययन से और इसके पिछले वाले अध्ययन से भी यही पर जो FNO के बारे में था और ये डे ट्रेडर्स के बारे में है कि अधिकतर लोग पैसा लूज करते हैं ना कि बनाते हैं। और पहले भी स्थिति ऐसी ही रही होगी क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है और इसके बहुत विस्तार होने के पीछे कारण है जो वो ही जिस वजह से हम वृद्धि देख रहे हैं SIP का। लोगों के लिए निवेश करना बड़ा आसान हो गया है। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है, आपके पास आधार कार्ड है और जनधन अकाउंट है तो आप ये कर पाते हैं और चलते बाजार में अक्सर आप इसमें मुनाफा भी कमा पाते हैं और इसका कोई आधार नहीं होता है। तो आप इसका फायदा कैसे उठाएं, कैसे और ये निवेश नहीं है।
बाजार में इस तरह के निवेश, इस तरह के लोगों के आने से और इस सुविधा के होने की वजह से लोगों के लिए स्पेकुलेट करना बहुत आसान हो गया है। और स्पेकुलेशन में हमेशा जो कहा जाता है, जो कहावत है कि द हाउस ऑलवेज विंस, तो यहाँ पे जो हाउस है वो ब्रोकर हैं या बड़े काउंटर पार्टीज हैं या स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। बिल्कुल। यही सेम सवाल सुनील सर मैं आपसे भी करना चाहती हूँ। खैर, पहले अगर इस तरह का कोई डेटा निकला हो या इस तरह का नुकसान का कोई आंकड़ा आया हो तो शायद उसकी हमारे पास कोई आर्काइविंग शायद नहीं होगी, लेकिन चिंताजनक तो स्थिति है, नो डाउट अबाउट इट। और जिस तरह से हम खासतौर से युवाओं का ये आंकड़ा बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और देखिए, हम एक तरफ बात कर रहे हैं विकसित भारत की, हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि लोगों में डिस्पोजेबल इनकम जो है जब वो ज़्यादा अब पहुंच गई है, खासतौर से अगर हम न्यू टैक्स रिजीम के तहत लोगों की बचत वगैरह के बारे में कंसिडर करना चाहें। लेकिन वो पैसा जो ये युवा लगा रहा है, वो इस तरह की इंटरनेट ट्रेडिंग में लगा रहा है, वो क्रिप्टो में लगा रहा है, वो एफएनओ में लगा रहा है। ये बदलता भारत है। बदलते भारत में हम बहुत सारी दिक्कतें भी देखेंगे और बहुत सारी अच्छी बातें भी देखेंगे। लेकिन ये जो अध्ययन आया है सेबी की तरफ से, अब क्या वक्त आ चुका है कि हम इसके लिए स्ट्रिंजेंट रूल्स लेकर आए? क्या कुछ हो सकता है? आप इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं अपने पूरे अभी तक के मार्केट एक्सपीरियंस में? No amount of regulation, no amount of discipline, no amount of taxation इसको कम करा सकता है। क्यों? क्योंकि ये लोग निवेशक नहीं हैं, ये गैम्बलर्स हैं। आप कभी गोवा गए हैं कविता जी? हेलो सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आप कभी गोवा गए हैं या काठमांडू गए हैं? जी, दोनों जगह जी। तो कैसीनो में जाते हैं, उधर एक ओपिनियन पोल, अगर आप पोल निकालते हैं कैसीनो के गेट पे लोग बाहर निकल रहे हैं, तो आंकड़े वेरी सिमिलर टू दिस होंगे। क्योंकि जैसे धीरेन्द्र जी ने कहा, ये हाउस ऑलवेज विंस। अब ये लोग उधर जा रहे हैं, कोई कैसीनो में निवेश के लिए थोड़ी जा रहा है। उसका एक जो कहते हैं ना एक्साइटमेंट, जैसे 3 पत्ते खेली जाती है दिवाली के रात को, जैसे हॉर्स रेस पे पीपल पैसा लगाते थे पहले, अब थैंक्स टू इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, गूगल, ये सब चीज के कारण आज स्टॉक मार्केट भी एक गैम्बलिंग का क्षेत्र बना है, जहां पे ये लोग अपना स्पेकुलेशन बना रहे। और इसके लिए और भी एक एविडेंस देखिए, ड्रीम 11 जैसे क्रिकेट के ऊपर गैम्बलिंग वाली जो बेट करते हैं, उसमें देखिए आंकड़े कैसे फैंटास्टिक। तो अल्टीमेटली ये जो 9.5 करोड़ के जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, अभी खाली 5 करोड़ ही म्यूचुअल फंड निवेशक है देश में। तो मैं क्या कह रहा हूं कि एक तरह इसका सोचने का यह है कि लोग किसी ना किसी तरह गैम्बल करेंगे, तो ये स्टॉक मार्केट भी उनके लिए एक रास्ता है गैम्बलिंग के लिए। अब उनके बारे में हम क्यों फिक्र करें, क्योंकि ये तो गैम्बलिंग जानते हैं, हारते हैं, फिर भी जुआ खेलते हैं। तो ये बात समझ लीजिए आप कि ये जो ट्रेडर, स्पेकुलेटर, गैम्बलर, जो भी नाम आप दीजिए, उनको नुकसान भुगतना ही होगा, तभी वो सीखेंगे। नंबर वन, इस डार्क क्लाउड में, राइट, एक सिल्वर लाइनिंग है क्या कि इतने युवा, क्योंकि आपने बताया कि आंकड़े युवा की ज्यादा है इसमें, तो इतने युवा स्टॉक मार्केट को समझ रहे हैं कि ये एक आसान खेल नहीं है, या नुकसान भी हो रहा है, मगर उनको ये भी दिख रहा है कि कभी कभी जो स्टॉक उन्होंने नहीं चुना वो बहुत दौड़ा है। तो धीरे धीरे शायद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए ये एक पूल बन रहा है कि इनिशियल नॉलेज ऑफ द रिस्क ऑफ द इक्विटी मार्केट, द पोटेंशियल फॉर रिवॉर्ड बट द पोटेंशियल फॉर रिस्क, ये लोगों में जानकारी बढ़ रही है। तो उससे आप इनको एक पूल समझकर वहां पे आप टैप कर सकते हैं अपने एसआईपी को, अपने म्यूचुअल फंड निवेश को। तो आपके लिए एक तरह का स्टॉक मार्केट का अवेयरनेस बढ़ रहा है देश में। इतने 9.5 करोड़ लोग जो आइदर एफ&ओ या डे ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके लिए, आपके म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए ये अच्छा एक क्रूजिबल है ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टर बेस। शायद इसमें 10, 15, 20% ही कन्वर्ट हो सकते हैं, बट एटलीस्ट एक काम तो आसान हो गया कि इक्विटी मार्केट की रिस्क के बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो देश के लिए ये आगे अच्छी चीज है। देन सेकंड, विकसित भारत की आप बात कर रहे हैं, देखिए इंडिया का पॉपुलेशन में जो डेमोग्राफिक, आज इंडिया सेकंड यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूथ, साउथ अफ्रीका के बाद। तो इतने युवा हैं, तो नेचुरली किसी भी चीज में देखें तो युवा का आंकड़ा ज्यादा ही होगा। तो
तो वे इसको अलग युवा, मगर युवा एटलीस्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा एक धक्का उनको जो मिला था कोविड, क्योंकि कोविड में वर्क फ्रॉम होम से टाइम बहुत था, हाथ में कंप्यूटर्स थी, तो इसलिए इसको लिए एक बूस्ट मिला, मैं समझता हूं। मगर ये एक नॉर्मल आंकड़े, अगर 3 साल के बाद भी आप देखिए, मैं समझता हूं कि ये ज्यादा चेंज नहीं होगा, बिकॉज वंस अ गैम्बलर इज ऑलवेज अ गैम्बलर। उसको मुनाफा एक दिन बनाएगा, 40 दिन नुकसान होगा, एक दिन का मुनाफे के बारे में वो सबको बताएगा। तो ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, इसको एक्सेप्ट करके ये पूल को हमें इन्वेस्टर एजुकेशन के जरिए समझाना चाहिए कि ये। तीसरी बात यह है, जो आंकड़े में नहीं है, वो ये है कि कितना अपना इनकम वो इसमें लगा रहा है। अगर 10% अपने इनकम में वो जुआ की तरह स्टॉक मार्केट में खेल रहा है तो चलता है ना, बट ही शुड बी पुटिंग अपना 50-60% ऑफ अर्निंग्स इनटू दिस। तो ये बात जानना जरूरी है कि अगर थोड़ा बहुत 10-15% अपने इनकम में वो इसमें जुआ की तरह खेलना चाहता है तो करने दीजिए, एटलीस्ट स्टॉक मार्केट की जानकारी बढ़ेगी और फ्यूचर में उसको बदला सकते हैं हम एज अ निवेशक इंस्टेड ऑफ अ गैम्बलर। नहीं, आपने सही कहा है कि अपने इनकम का कितना हिस्सा वो लगा रहे हैं, क्योंकि ये युवा जो है वो सब कुछ कर रहा है, वो लोन भी ले रहा है, वो निवेश भी कर रहा है, शॉर्ट टर्म भी कर रहा है, कुछ केसेस में लॉन्ग टर्म भी कर रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का भी एक महत्व है जो वो समझ रहे हैं। लेकिन अभी भी क्योंकि तबका स्पेकुलेशन की ओर ज़्यादा है और तमाम तरह के विकल्प हैं उनके पास स्पेकुलेशन करने के लिए, तो धीरेन्द्र सर सवाल आपसे यही है, अब इसको रोकने के लिए कितने कड़े कदम उठाने चाहिए? सुनील सर तो कह रहे हैं कि इसको रोकना बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि स्पेकुलेशन ह्यूमन बिहेवियर है। मेरे ख्याल से आप भी कई बार अपनी बहुत सारी बातों में इस पर टच अपॉन कर सकते हैं, लेकिन क्या कुछ किया जा सकता है अगर इसका मंथन करना चाहें तो, धीरेन्द्र सर? नहीं, एक कदम तो उठाया जा सकता है कि लोगों को, स्टॉक एक्सचेंजेस को और सेबी को निर्धारित करना चाहिए कि ये डेरिवेटिव्स किस लिए एग्जिस्ट करते हैं, खासकर एफएनओ में जहां पे अनहिंडर्ड स्पेकुलेशन पॉसिबल है। दूसरा, जब यहाँ पे खरीदा या बेचा जा रहा है और इंट्राडे, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई लीगैलिटी है या किसी भी तरह का, ये केवल कम समय का सोचा, और यहाँ पे केवल हम डिसइंसेंटिवाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे बजट में वित्त मंत्री ने जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है उसमें बढ़ोतरी करके इसको डिसइंसेंटिवाइज करने की, अभी जो ये स्थिति है कि 70% लोग पैसा गवाते हैं, एसटीटी के बढ़ जाने की वजह से मुझे लगता है कि ये 70% बढ़ करके 80-85% हो जाए। बिल्कुल। सुनील सर, आप कितना मानते हैं धीरेन्द्र जी की बात को? और मेरे ख्याल से अगर मान लीजिए अगर हम और स्ट्रिंजेंट रूल्स लेकर भी आए, क्योंकि रेगुलेटर के अधीन ये सब चीज़ें आती हैं, अगर वो ऐसा करना भी चाहें तब भी कहीं ना कहीं मार्केट के मोमेंटम को और उसकी मैच्योरिटी को, इसके एवोल्यूशन को झटका लग सकता है। कितनी बारीकी से इसको रेगुलेटर के तौर पर हमें देख लेना चाहिए, सुनील सर? आप इस बिहेवियर को एट द रूट टैकल करना चाहिए थ्रू इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑफ रिस्क ऑफ स्टॉक मार्केट, एट अ यंग एज, एट स्कूल लेवल। क्योंकि ये जैसे ही नौकरी में आ जाते हैं, कुछ हाथ में कुछ पैसा आता है तो कुछ उसके नेबर्स कर रहे, ये कर रहा है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका है कि फाइनेंशियल लिटरेसी को 7-8 क्लास उस क्लास से ही आपको शुरू करके धीरे धीरे लोगों में इक्विटी मार्केट का रिस्क एंड रिवॉर्ड का पैटर्न समझाने की एक ये लंबी दिशा में करने का है। सेकंड चीज है कि आप ये भी सोचिए कि जैसे धीरेन्द्र जी ने कहा, वित्त मंत्री ने टैक्सेशन बढ़ाया, इससे क्या होगा? ब्रोकर्स का कमीशन इनकम बढ़ेगा, उनके प्रॉफिट्स बढ़ जाएगी, राइट? उनकी लॉसेस होगी। मगर अभी भी देखा आप आंकड़े में एक चीज है कि जो 70% लोग ने लॉस लिया, उनके लॉस में आई थिंक 57% एज अ कॉस्ट गया है, तो वो नेचुरली और भी बढ़ जाएगा in the proportion, whereas गेन जिसने किया है उसमें 19% उन्होंने कॉस्ट के थ्रू दे दिया है as a part of their gains। तो डेफिनेटली ऐसे ही कुछ लोग शायद देखेंगे कि मेरा इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है तो अपना कम कराएंगे, शायद ये एक स्लो स्टेप होगा। मगर एक बात ओवरऑल हमें समझना चाहिए कि ना ही सेबी, ना ही रिजर्व बैंक गवर्नर और वित्त मंत्री जो भी इन्होंने इसके बारे में बात किया है, एक ब्रॉडर गाइडलाइंस किया है। मगर मार्केट के लिए देखें आप, ये एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी ड्राइविंग फैक्टर है। ये मत भूलिए कि आज स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप्स, मिड कैप्स इतने दौड़ रहे हैं,
कोई खरीद रहा है इसलिए इसमें हो रहा है। तो अगर ये कंप्लीटली शट डाउन हो गया ना, तो मार्केट के लिए भी शॉर्ट टर्म में हानिकारक हो सकता है। नो, इट्स नॉट अ गुड थिंग आई एम सेइंग, बट ये मार्केट को लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इकोसिस्टम में ऐसे लोग एक तरह से आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक हेल्दी मार्केट में ऑलवेज ऐसी स्थिति होगी, ऐसे लोग रहेंगे, तभी आपको एक मार्केट में बाई सेल का दोनों तरह का ट्रेड हो सकता है। ओके, तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि एजुकेशन इज द ओनली वे। आप ऐसे रूल्स, टैक्सेशन, बैनिंग, ये सब एट द फ्रिंजेस में है। अल्टीमेटली आपको युवा की जो एक गेट रिच क्विक वाली सोच है, उसके ऊपर ही हमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है, और वो एक स्लो लॉन्ग प्रोसेस है, ओवरनाइट नहीं हो सकता है। सुनील सर, अब क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं इस लाइन पर, और अक्सर हम देखते हैं कि हम एक कंपैरिजन करते हैं विदेशी बाजारों के साथ। हालांकि हमारे बाजारों की मैच्योरिटी भी हमने आती हुई देखी है, बट एंड ऑफ द डे हम अभी भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं। जो बाकी की विकसित इकोनॉमीज हैं, वहाँ भी तो इस तरह की दिक्कतें होंगी। उसको लेकर रेगुलेशंस, वहाँ रेगुलेशंस, इन तमाम बातों को लेकर क्या है, या वहाँ पर भी स्पेकुलेशन एक वाकई बहुत बड़ी चिंता की बात है? सुनील सर, मेरे समझ में ऐसी कंपोनेंट उधर क्या है कि लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट्स मच हायर है। इवन स्मॉल कैप एंड मिड कैप इन द यूएस मार्केट में लिक्विडिटी बहुत है, फ्री फ्लोट बहुत है। इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि माइक्रो कैप्स और स्मॉल कैप्स में फ्री फ्लोट बहुत कम है, इसलिए इनको बहुत बड़ा जो ऑपरेटर्स आके इसमें खेलते हैं उनको नुकसान होता है। तो इसलिए जैसे हाउस ऑलवेज विंस, तो कोई टिप दे रहा है कि आज इसको खरीदो, ये 10% दौड़ेगा, वो उस स्टॉक के ऊपर बैठ रहा है और वो शायद शॉर्ट कर रहा है या ऑपोजिट कर रहा है। तो ये मैनिपुलेटर्स के लिए एक जगह है। वो फॉरेन मार्केट्स में इंफॉर्मेशन एसिमेट्री नहीं है, आसानी से इंफॉर्मेशन आता है। इवन छोटे मोटे स्टॉक के ऊपर एक ब्रॉडर नॉलेज आता है। तो इसीलिए वहां पे लोग जो ट्रेड करते हैं ऐसे ज्यादा हो सकते हैं, मगर वो नुकसान उतना नहीं होगा, बिकॉज उतनी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है। इधर इंफॉर्मेशन एसिमेट्री होने के कारण ऐसी अपॉर्चुनिटी सामने आती है, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग। एक तरह से मानिए कोई बताता है टिप, तो एक तरह का इनसाइडर ट्रेडिंग होता है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है। जैसे इंडिया विकसित भारत की ओर चलता है, ये कम हो जाएगा, ये अपॉर्चुनिटी फॉर मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन और लैक ऑफ इमीडिएट इंफॉर्मेशन। तो मेरे ख्याल में आउटसाइड मार्केट्स में बिकॉज ऑफ द ब्रॉडर लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट, राइट, ये इतना एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन नहीं है। मगर उधर भी गैम्बलिंग लोग करते हैं, नॉट ओनली इन दिस, पोकर खेलते हैं, वो भी गैम्बलिंग है। अपना लास वेगस और अटलांटिक सिटी में जाके कैसीनो में खेलते हैं। तो ऐसे लोग तो हैं। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज नहीं है बाकी गैम्बलिंग के लिए इंडिया में, जैसे गोवा के अलावा कैसीनो नहीं है और ऐसी चीजें है ना। तो ये एक आउटलेट बन गया है मेरे ख्याल में। स्टॉक मार्केट हैज बिकम एन आउटलेट गैम्बलर्स इंस्टिंक्ट। तो ये आउटसाइड डेवलप्ड मार्केट्स में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है फॉर गैम्बलर टू एक्सरसाइज हिज मनी और लूज हिज मनी एट। बिल्कुल, एक क्विक टेक इसी सवाल पर लेंगे हम धीरेन्द्र सर का, और उसके बाद फाइनेंशियल लिटरेसी पर क्योंकि बहुत जोर दिया है आपने सुनील सर, उस पर विस्तार से बात करेंगे। धीरेन्द्र सर, विदेशी बाजारों में स्पेकुलेशन पर आपका टेक? क्राउड का ये जो हर्ड मेंटालिटी है और ये जो मैडनेस ऑफ क्राउड, जिस तरह से पागलपन बाजार में दिखता है, ये डेवलप्ड बाजार उतना ही बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम, अगर आप कहते हैं कि हमारा बाजार डेवलपिंग है या हमारा उतना मैच्योर मार्केट नहीं है, उसके बावजूद ये जो हर्ड बिहेवियर है वो हर जगह दिखता है, स्पेकुलेटिव बिहेवियर हर जगह दिखता है। और मुझे नहीं लगता है कि वहां पे कोई खास अंतर है, बल्कि भारत इसमें काफी आगे बढ़ चुका है। हमारे यहाँ जिस तरह का स्पेकुलेटिव ट्रेड्स होता है और जिस तादाद में होता है, वो कभी भी विदेशी बाजार में देखा नहीं गया है। चलिए, चर्चा का आखिरी पड़ाव जहां पर सुनील सर बहुत तवज्जो आपने अपने जवाब में दिया है, फाइनेंशियल लिटरेसी के जरिए ही इस प्रॉब्लम को जो है संभाला जा सकता है। रेगुलेटर जितना कर पाएगा अपनी कार्य क्षमता के मुताबिक वो कर रहे हैं, आगे भी करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जब फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं, अभी तो मेरे ख्याल से उसके जो विकल्प हैं आपके पास वो तो बहुत सारे हैं, और सोशल मीडिया तो मेरे ख्याल से एक ऐसा जरिया बन गया है नॉलेज का। गुड नॉलेज, बैड नॉलेज, सब तरह की नॉलेज आपको वहाँ पर मिलती है। उसको
उसको लेकर भी संज्ञान लिया गया है सेबी की तरफ से, उसके लिए भी गाइडलाइंस आई हैं। लेकिन मामला मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं खुद की सोच और खुद के होमवर्क, खुद की पढ़ाई लिखाई और इतनी नॉइस को फिल्टर आउट करने पर आ जाता है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी, आप जैसे स्टेक होल्डर्स हो गए, हम जैसे प्लेटफॉर्म्स हो गए, हमारी भी यही कोशिश होती है कि हम सही तरीके से लोगों को जोड़ें शेयर बाजार में और सही तरीका जो है बताएं उनको बाजार में रहने का, टिकने का, आगे बढ़ने का। लेकिन अब क्योंकि ये बहुत ही एक कस्टमाइज्ड कॉन्सेप्ट भी बन गया है, साथ ही झोला झाप आपको सलाह देने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और अब तो ऐसा हो गया है, क्योंकि आंकड़े ये कहते हैं कि 90% लोग हाथ जला रहे हैं, तो ऐसे लोग सामने आते हैं जो कहते हैं कि हम आपको वो 10% लोगों में दिखाएंगे जो मुनाफा कमाते हैं। ठीक है, ऐसे भी तो लोग हैं, ये भी चिपका देते हैं। तो अब कैसे, फाइनेंशियल लिटरेसी के भी तो बहुत ज़्यादा जरिए हो गए हैं, तरीके हो गए हैं, कैसे विश्वास करें कि जहाँ से ज्ञान मिल रहा है वो ज्ञान सही है? देखिए, मैं कहूंगा कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली रेगुलेटर के पास ही है, क्योंकि डेवलपमेंट, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट्स उनकी एक क्लियर है। ज्यादा फाइनेंशियल मिनिस्ट्री का भी एक हाथ होगा, क्योंकि इंडिविजुअल प्लेयर्स ले, ब्रोकर्स क्यों करे, उनकी तो कमाई बढ़ेगी, राइट। और फिर कौन है, म्यूचुअल फंड्स तो मार्केट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड, बट दैट लुक्स लाइक अ बोरिंग प्रोडक्ट compared to the sexy get rich quick product, right? तो कभी बोरिंग प्रोडक्ट को बार बार बताने से आप उसको वो कस्टमर को चेंज नहीं कर सकते। तो ओनली ऑप्शन इज कि इंडिया में एक एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी को करिकुलम में लाना, इट्स अ लार्जर पार्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एजुकेशन मिनिस्ट्री अलॉन्ग विद सेबी एंड आरबीआई इनको करना चाहिए। यही एक सॉल्यूशन है, बिकॉज एट द यूथ यू हैव टू कैच देम यंग टू पुट देम इन द राइट प्लेस अबाउट रिस्क और रिवॉर्ड, नंबर 1। नंबर 2, अदर देन दैट रेगुलेशन के बारे में एक कह सकता हूं मैं कि ये फिन इन्फ्लुएंसर्स है ना, अभी एक डे ट्रेडर है जो बैठ के कौन से स्टॉक खरीदता है, कोई उसको सलाह दे रहा है ना, वहां पे कठिन आपको एक फिन इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री के ऊपर हमें बहुत जोरदार रेगुलेशन लानी चाहिए, क्योंकि ये लोग स्टॉक ट्रेडिंग पे क्या, हाउ कैन समबडी प्रेडिक्ट के आज सुबह खरीदो शाम करो को प्रॉफिट दे सकते हैं? कौन सा लॉजिक है, कौन सा फाइनेंशियल बुक में ऐसा किया है? कुछ नहीं है। ये खाली अपना कह रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस के जरिए ये बढ़ेगा, ये गिरेगा। तो आई थिंक वहां पे बहुत सीवियर रेगुलेशन लाने की जरूरत है। ऑटोमेटिकली आप उनको प्रिवेंट करेंगे तो लोगों के पास कोई सलाह देने वाला नहीं होगा ना कि ये खरीदो। और सेम थिंग विद द स्टॉक ब्रोकिंग कम्युनिटी, कोई आता है बैठता है किसी स्टॉक ब्रोकर के टर्मिनल में, तो कोई उसको दे रहा है टिप्स, तो वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को हमें कंट्रोल करना चाहिए। वो कर सकते हैं क्योंकि वो गिने चुने लोग, मैक्सिमम 10,000, 15,000, 20,000 हो सकते हैं और 100,000 भी हो सकते हैं, तो उनको रेगुलेट किया जा सकता है। तो एक तरफ सप्लाई चेन जो है, जो टिप्स दे रही है, जो सलाह दे रही है, उनको कंट्रोल करें। सेकेंड, आपको जैसे आप देखें ना, गैम्बलिंग के लिए सिंगापुर में मैं हूं, यहाँ पर मेरे को पता है कि जो ब्रोकर के जरिए एक कैसीनो को मानिए ब्रोकर की तरह है, राइट। तो कैसीनो सेल्फ रेगुलेट है कि किसी ने बहुत ज्यादा नुकसान किया तो उसको बैन करती है फ्रॉम कमिंग इनटू द गैम्बलिंग हाउस। तो वैसे ही ब्रोकर्स को भी सेबी के जरिए एक डेटा प्रिवेंट करना, कितने आपके कस्टमर ने कितना नुकसान किया, और इसके ज्यादा नुकसान वो तो बढ़ता गया तो ब्रोकर को उसको बैन करना चाहिए, भले ही उसकी इनकम कम हो। दे हैव टू टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट रिपीटेड लॉसेस बाय कस्टमर को उनको ट्रैक करके सलाह देना चाहिए, उसको कहना चाहिए कि ये हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप, बिकॉज मोस्ट प्रॉब्ली वो पर्सनल लोन लेके या अपने घर को गिरवी रख के, अपने गोल्ड ज्वेल्स को गिरवी रख के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा है, राइट। तो मेरे ख्याल में ब्रोकिंग कम्युनिटी के ऊपर भी बहुत एक इंपॉर्टेंस होता है। और मैं कहूंगा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी ब्रोकर्स के साथ टाई अप करके वो बेनिफिट्स ऑफ द स्टॉक मार्केट इन द लॉन्ग रन, हाउ इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म प्ले, ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी कर सकती है। तो इट्स अ जॉइंट एफर्ट बाय ऑल ऑफ दीज पार्टिसिपेंट्स जो मैंने अभी नाम दिया है। तो नीति और नियम एक तरफ और आपकी खुद की जागरूकता और आपकी खुद की वित्तीय साक्षरता एक तरफ, इन सबको मिलाकर जो है हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि इस बदलते और बढ़ते भारत में जो इस तरह की चिंताजनक तस्वीर सामने आती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर इंट्राडे ट्रेडर्स हो या एफएनओ में जो लोग अपने हाथ जला लेते हैं, उस पर कहीं ना कहीं पॉज आया जाए और आने वाले वक्त में पूरी तरह से अंकुश भी लग सके। खैर, इसी उम्मीद के साथ आप दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ समय
निकाला और शिरकत की, दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया। धन्यवाद। हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार इस शो में आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को लेकर तमाम तरह की सीख और तमाम तरह के नुस्खे गुरुमंत्र जारी हैं। ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं कि बजट में से क्या कुछ सार निकल के आता है। अगर आप एक लंबी अवधि के निवेशक हैं, खासतौर से म्यूचुअल फंड्स के लिहाज से, किस तरह की कैटेगरीज अब आपके लिए आकर्षक हो गई हैं जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं, और डेट फंड्स को लेकर जो परिभाषा में बदलाव है उसको आप बतौर म्यूचुअल फंड के डेट निवेशक कैसे देखने चाहिए आपको। आशुतोष भार्गव मेरे साथ होंगे और साथ ही लक्ष्मी अय्यर होंगी जो आपका मार्गदर्शन करेंगी इस पूरी चर्चा में ब्रेक के बाद।